हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के वीकली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है संडे और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे 25 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक के बीच में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली का PDF जो है वो अपलोड कर दिया जाता है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आणंद गुजरात में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से प्रयोगशाला की स्थापना की है। पहल का उद्देश्य देश में एक मीठी क्रांति लाना है। तो दोस्तों अभी तक आपने नीली पीली लाल क्रांति सुनी होगी, मीठी क्रांति भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अब याद रखिएगा। लैब की स्थापना में किसानों को अधिक शहद का उत्पादन करने और इसे बाजार में लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कृषि में उनका लाभ बढ़े। दोस्तों ठीक है, तो मैप पे आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है, डिस्ट्रिक्ट कुल 33 हैं, गवर्नर हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। यहाँ का जो लेजिस्लेचर है दोस्तों वो यूनिकैमरल है, यानी कि एक सदनीय विधानसभा है दोस्तों, 182 सीट है। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं दोस्तों। हाई कोर्ट है दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य उद्योगपतियों के नेतृत्व में धारा 8 के तहत कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य धारा 8 के तहत कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। मिशन के कार्यान्वयन ने कर्नाटक को उद्योगपतियों के नेतृत्व वाली धारा 8 के तहत एक कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बना दिया है। मिशन के तहत राज्य के 7,000 से अधिक ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स और अन्य गिग इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन या नई कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत उद्योगों और अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित 51% और कर्नाटक सरकार द्वारा 49% के साथ दोस्तों इसमें शामिल करेगी। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक राज्य है जो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है बेंगलुरु और लार्जेस्ट सिटी भी है बेंगलुरु। कुल डिस्ट्रिक्ट इसमें 30 हैं दोस्तों। गवर्नर हैं बाजू भाई वाला, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे 3 हैं, एक CN दशरथ नारायण, गोविंद कारजोल और लक्ष्मण सवादी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर विधान मंडल देखें दोस्तों तो वो बाईकैमरल है, यानी कि द्विसदनीय। विधानसभा में 224 सीटें और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 28 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? हरियाणा राज्य करेगा। ठीक है, तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक है उसके पूरा होने के बाद ही ये खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा राज्य द्वारा। कहाँ किया जाएगा? पंचकूला में किया जाएगा। इसका आयोजन आमतौर पर दोस्तों साल के जनवरी महीने में किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से अगले साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद आयोजित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा हरियाणा, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की भी कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़ ही होती है। राज्य सिटी फरीदाबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 हैं। गवर्नर हैं दोस्तों यहाँ सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक दोस्तों दुष्यंत चौटाला। यहाँ लेजिस्लेचर है जो यूनिकैमरल है, यानी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा की यहाँ से 10 सीटें जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है? तो वो कौन जारी किया है दोस्तों? UNEP और IEA ने। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे कि हम UNEP कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु को गर्म करने वाली जो रेफ्रिजरेंट गैसें हैं दोस्तों, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उनके इस्तेमाल और उत्पादन में कमी करके 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाई जा सकती है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है, 2100 तक का टारगेट है और 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है लाने का प्रावधान है। ये जो भी रेफ्रिजरेंट गैसें हैं उनके उत्पादन उपयोग में
कमी करके। तो 1985 में एक बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। एयर कंडीशनर की ऊर्जा दक्षता को दोगुना बढ़ाए जाने और 4 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 210 से 460 गीगा टन की कटौती की जा सकती है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के किस मसाले को हाल ही में केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है दोस्तों, यानी कि जीआई टैग। जीआई टैग किसे प्राप्त किया गया है, तो वो केसर को। ठीक है, कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी केसर को जीआई टैग का प्रमाणीकरण जारी करने का फैसला किया है। घाटी में उत्पादित केसर को प्रमाणीकरण मिलने से दोस्तों यह क्या होगा, विश्व मानचित्र पर पहचान बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा। प्रमाणीकरण से कश्मीर केसर की मिलावट और धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। कश्मीरी केसर दोस्तों औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। केसर की अनूठी विशेषताओं में देखें तो कड़वा स्वाद होता है, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण होता है, उच्च सुगंध होता है, उच्च गुणवत्ता, रंग की ताकत होती है, लंबे और मोटे धब्बे प्राकृतिक गहरे और लाल रंग के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है, तो इसका विषय था दोस्तों हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर ये जो है इसका विषय था। ठीक है, तो यह जो दिवस है दोस्तों प्रतिवर्ष WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की खोज की थी और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका भी विकसित किया था। तो हेपेटाइटिस बी के विभिन्न रूपों और वायरल हेपेटाइटिस के प्रसार को रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस दिन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D तथा E। तो ये भी आपको याद रखना है, 5 टाइप के होते हैं A, B, C, D, E, जिसमें से B वाला और C वाला क्या होता है, दीर्घकालिक घातक संक्रमण होता है। चलिए अगला प्रश्न, मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों मौसम। ठीक है, तो भारत को अपना समर्पित मोबाइल आधारित एप्लीकेशन मौसम प्राप्त हुआ है, जो कि कई शहरों और स्थानों के लिए मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी को प्रसारित करेगा। ऐप एक स्थान का वर्तमान मौसम प्रदान करेगा, जिसे एक दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा और आगामी 7 दिनों के लिए शहरवार पूर्वानुमान, मौसम की गंभीर घटनाओं की चेतावनी, रडार आधारित छवियों और निकटवर्ती मौसम की घटनाओं को ट्रैकिंग के लिए सूचना के साथ तत्कालीन भविष्य में होने वाली संभावनाओं को भी ये साझा करेगा। तो इस ऐप को ICRIST की डिजिटल कृषि और युवा यानी कि DAY टीम और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और भारत मौसम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, किसको, मौसम एप्लीकेशन को। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है दोस्तों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने BIS केयर एप्लीकेशन। तो 28 जुलाई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 3 और पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं जो EBIS के अनुरूपता, मूल्यांकन और मानकीकरण और प्रशिक्षण से संबंधित हैं। एप्लीकेशन का उपयोग करके ISI हॉलमार्क आप लोग जानते ही होंगे वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करेगा। ठीक है, इससे जांच करने में मदद भी मिलेगी। एप्लीकेशन का उपयोग शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन प्रमाणीकरण का आकलन और उपभोक्ताओं को धोखा देने से रोकने के लिए उत्पादों की जांच परख करने में भी ये दोस्तों मदद करेगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्टार्टअप और अन्वेषण के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, तो वो किया है दोस्तों DRDO ने। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। ठीक है, डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। मिसाइल मैन के नाम से चर्चित रहे डॉक्टर कलाम के पास आत्मनिर्भरता का विजन था। देश भर में रक्षा और विमान प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप से स्टार्टअप को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने की योजना की शुरुआत की गई है।
प्रतियोगिता के तहत क्या होगा दोस्तों, विजेता को स्टार्टअप श्रेणी के तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और व्यक्तिगत वर्ग को 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए DRDO देखेंगे दोस्तों, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। संस्कृत में जो इसका मोटो है दोस्तों, बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में देखें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ठीक है। ये राजनाथ सिंह यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है दोस्तों, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है, DRDO के इस समय चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ज्ञान संसाधन के नेटवर्क KRC नेट लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOEF ने केंद्र सरकार और डिजिटल इंडिया पहल के तहत ज्ञान संसाधन के नेटवर्क KRC नेट यानी कि नॉलेज रिसर्च सेंटर नेट लॉन्च किया है। पहल के तहत MOEF प्रणाली के पारंपरिक पुस्तकालयों का एक शीर्ष ज्ञान संसाधन केंद्र जिसे कहते हैं KRC में उन्नयन किया जाएगा और KRC को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा तथा KRC नेट पोर्टल के साथ इसको क्या कर दिया जाएगा, समेकित कर दिया जाएगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो बौद्धिक दुनिया में यह एक सिंगल पॉइंट एंट्री होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रणाली के संसाधन और सेवाएं एक एकल पॉइंट गतिशील अपडेटेड इंटीग्रेटेड KRC नेट पोर्टल के जरिए 24 घंटे सुलभ होंगी, ठीक है। चलिए, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी, तो वह कोरियोग्राफर थी दोस्तों। तो अमला शंकर एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी और एक दिग्गज कोरियोग्राफर थी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग भूषण से सम्मानित किया था। अमला के योगदान को देखते हुए 2012 में उन्हें संगीत नाट्य अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, ठीक है। वैश्विक बाघ दिवस 2020 का आदर्श वाक्य क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है दोस्तों, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, ठीक है, यानी कि उनकी जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथ में है। तो वैश्विक बाघ दिवस 2020 का जो आदर्श वाक्य है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स है। वैश्विक बाघ दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया है। बाघों की आबादी में क्रमिक गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विलुप्त होने के कगार से बचाने और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में की गई थी। इसमें सभी देशों ने 2022 तक बाघ क्षेत्र की अपनी सीमा में बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई बाघों के अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार दोस्तों, बाघों की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2018 में बढ़कर के कितनी हो गई है, 2967 हो गई है, ठीक है। तो भारत के पहले कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों बेलियो, ठीक है। नाम क्या है, बेलियो, ये आपको याद रखना है। तो बेलियो भारत का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और इसे ग्लोबल ब्लॉकचेन स्टार्टअप और योशिंसिक स्टूडियो द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप IIIT बेंगलोर के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वर्तमान में भौतिक रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों में नागरिकों के कोविड-19 संबंधी नैदानिक और टीकाकरण डेटा को परिवर्तित करेगा, जिससे API के माध्यम से आरोग्य सेतु जैसे किसी भी संपर्क अनुवेक्षण एप्लीकेशन द्वारा पुनर्प्राप्त जो है किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो API के साथ एक व्यक्ति QR कोड के माध्यम से डेटा को स्कैन और पुनर्प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रक्रिया जो है दोस्तों क्या होगी कि 100% संपर्क रहित और निर्बाध हो सकती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने IFIS से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल रिपोर्ट जारी की है, तो वो की है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने IFIS से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल रिपोर्ट जारी की है। IFIS अलकायदा हो गया, संबंध व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल की 26वीं रिपोर्ट में उन्होंने चेतावनी दी है कि केरल और कर्नाटक में IFIS आतंकवादियों की काफ़ी संख्या है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने एक अलग से क्वेश्चन भी आपको करवाया था कि केरल और कर्नाटक में IFIS आतंकवादियों की काफ़ी संख्या है। उसने यह भी उल्लेख किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा तालिबान के तहत अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंद, कंधार प्रांतों से ये काम करता है। तो इस्लामिक स्टेट के बारे में थोड़ा सा देखें दोस्तों, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट ISIL
जिसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के नाम से भी जाना जाता है। इसके अरबी भाषा का संक्षिप्त नाम है दाइश, ठीक है, इसे दाइश से भी जाना जाता है। यह एक उग्रवादी समूह है और एक कट्टरपंथी के रूप में एक पूर्व मान्यता प्राप्त प्रोटो स्टेट है, ठीक है। तो सुन्नी इस्लाम के फलाफी जिहादी सिद्धांत, जिसने 2014 की शुरुआत में वैश्विक प्रमुखता प्राप्त की थी जब इसने इराक के सरकारी बलों को अपने पश्चिमी इराक के प्रमुख शहरों से बाहर निकाल दिया था दोस्तों, ठीक है। तो यूएन देखें तो 760 यूनाइटेड नेशन प्लाजा न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल टेरिटोरियल, ये है दोस्तों कहाँ, न्यूयॉर्क में इसकी जो हेडक्वार्टर है। और इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि इसमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का लैंग्वेज है और कौन सा नहीं है, ठीक है। टाइप क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबरशिप हैं तो 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं दोस्तों। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से जानना है। यहाँ पर आप जो कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं यूएन के, जो नहीं हैं वो वाइट से दिखाए गए हैं दोस्तों, ये है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 193 और 2 195 लगभग हैं, ठीक है। तो क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है बिरल बी आचार्य के द्वारा, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर बिरल बी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। यह पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में उनके दिए गए भाषणों, अनुसंधान और टिप्पणियों का क्या है दोस्तों, एक संकलन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आश्रय नामक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम की शुरुआत की है, तो वो शुरुआत की है दोस्तों किसने, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ठीक है, DIAT पुणे ने, ठीक है। पॉजिटिव रोगियों की निरंतर वृद्धि के कारण कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम, जिसे कि आश्रय नाम दिया गया है, विकसित किया है। कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव दूरी बनाए रखने के लिए कम लागत पुनः प्रयोज्य समाधान है दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं दोस्तों जेमी वार्डी। 33 वर्ष की उम्र में जेमी वार्डी प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीतने का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इससे पहले चेल्सी के दिदिर डोग्रावा ने 2009-10 सीजन में 32 साल की उम्र में यह खिताब जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है किसे, मेहदी मोहम्मद गुलाइद को, ठीक है। सोमालिया के उप प्रधानमंत्री थे मेहदी मोहम्मद गुलाइद। इन्होंने सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो द्वारा सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पिछली सरकार के प्रमुख हसन अली खैरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुई। राष्ट्रपति 1 महीने के भीतर एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए सोमालिया थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सोमालिया दोस्तों अफ्रीका के हार्न आप दोस्तों देखे होंगे, जो ऐसे बनता है, ठीक है। अफ्रीका ये जो वाला पार्ट होगा इसी को अफ्रीका का हार्न कहा जाता है। मैप देख लीजिएगा, यहाँ मैप नहीं है तो वहीं तो मैं दिखा देता। पूर्वी अफ्रीका का एक देश है दोस्तों और इसके पश्चिम में इथियोपिया, दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर पश्चिम में जिबूती की सीमा मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी किया है, तो वो जारी किया है दोस्तों मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने। तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जिसे कि हम HRD मिनिस्ट्री कहते हैं दोस्तों, हाल ही में इसका नाम अब चेंज होने वाला है, शिक्षा मंत्रालय होने वाला है, ठीक है। चलिए, जो नई NEP 2020 आई है उसके अनुसार भारत रिपोर्ट 2020 जारी किया है HRD मिनिस्ट्री ने। इस रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत व्याख्या करती है दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, विद्वानों, छात्रों को सीखने के उनकी ललक में मदद करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें कि जैसे कि दीक्षा मंच है,
स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, ऑनलाइन MOOC पाठ्यक्रम है, ऑन एयर शिक्षावाणी है, दिव्यांगों के लिए NIOF द्वारा विकसित डेजी है दोस्तों, ई पाठशाला है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, राष्ट्रीय डिपोजिटरी है, टीवी चैनल है, ई लर्निंग पोर्टल है, वेबिनार है, चैट समूह है और पुस्तकों के वितरण सहित राज्य और केंद्र शासित सरकारों के साथ अन्य डिजिटल पहल भी शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो वो है जिम्बाब्वे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे ने पारस्परिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते पर 3 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो समझौता ज्ञापन होम्योपैथी और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा पेश करेगा, जो दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए क्या होगा, समान होगा दोस्तों। ठीक है, पवन हंस द्वारा उड़ान RCS योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? तो वो कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा उड़ान RCS क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर सेवा के शुभारंभ का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पर्यटन का समर्थन करना और राज्य के लोगों को करीब लाना है। उड़ान योजना के तहत देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच हेली सेवा शुरू होने जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाएगी और औसत यात्रा समय को 20 से 25 मिनट तक कम करेगी। पवन हंस लिमिटेड इस मार्ग पर सप्ताह में 3 दिन हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन करेगा। सेवाएं 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रियों को भी सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ उत्तराखंड देख सकते हैं, जो स्थापना हुई थी इसकी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल इसकी भी नई बनी है दोस्तों, गैरसैंण, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। समर कैपिटल होगी, और जो देहरादून था वो विंटर कैपिटल होगी। लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों देहरादून। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, चलिए, लेजिस्लेचर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी यूनिकैमरल है। कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री की बात करें तो दोस्तों, तो राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें यहाँ से जाती हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज के रूप में जाना जाता है? तो स्क्वाड्रन 17 को गोल्डन एरोज के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 17 को गोल्डन एरोज के रूप में भी जाना जाता है। स्क्वाड्रन को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया गया है और यह पश्चिमी वायु कमान का एक हिस्सा है। स्क्वाड्रन 17 ने भटिंडा एयरबेस के रूसी मूल के MiG-21 जेट का संचालन किया और इसका गठन 1951 में किया गया था। स्क्वाड्रन को 2016 में भंग कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन डिफॉल्ट राफेल्स के आगमन के लिए सितंबर 2019 में इसे पुनर्जीवित किया गया था। अब 5 राफेल जो फाइटर जेट्स हैं दोस्तों, उनका पहला बैच 29 जुलाई 2020 को फ्रांस के मरगनाक बेस से भारत पहुंचा। राफेल फाइटर जेट्स को मिलाकर के 2 स्क्वाड्रन होंगे। पहला स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर होगा और दूसरा स्क्वाड्रन हासीमारा बेस पर तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है? तो वो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा, आप लोग जानते होंगे, मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल का ये 3रा मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था, तो ये भी आपको याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात का मिशन का नाम क्या था? तो मिशन होप। और चीन ने तियानमेन फर्स्ट मार्स उपग्रह जो है दोस्तों भेजा था। तो नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो तीनों आप जान गए होंगे, परसेवरेंस रोवर USA का है, मिशन होप UAE का है और तियानमेन फर्स्ट चीन का है। 3 भेजे गए हैं मंगल पर। ये मिशन तीनों आपको मैच करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का दीर्घकालिक प्रयास है, यह मंगल की खोज के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विज्ञान लक्ष्यों को संबोधित करता है, जिसमें मंगल ग्रह पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं शामिल हैं। यह एक ऐसे ड्रिल का परिचय देता है जो होनहार चट्टानों, मिट्टी के मुख्य नमूने एकत्र कर सकता है, जिसमें मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत भी ढूंढा जाएगा। तो इस रोवर के साथ दोस्तों एक इंजेन्युटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। तो ये भी आपके एग्जाम का एक
प्रश्न है कि इंजेन्युइटी क्या है, तो एक हेलीकॉप्टर है जो मंगल ग्रह पर भेजा गया है। या पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर क्या करेगा दोस्तों, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये है यूएसए, 49 स्टेट यहाँ है, अलास्का इसका 50वां स्टेट है, जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्थ्रोस मिशन लॉन्च करेगा। एस्थ्रोस, तो वो कौन लॉन्च करेगा दोस्तों, नासा लॉन्च करेगा। एस्थ्रोस मिशन एक टेलीस्कोप मिशन है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। एस्थ्रोस जो मिशन है किस प्रकार का है, तो एक टेलीस्कोप मिशन है जिसे नासा द्वारा दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नाम है दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजुलेशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ, यानी कि एस्थ्रोस का ये पूरा फुल फॉर्म है। इसका प्रबंधन नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी करेगी। इस मिशन को लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानव आंख के दृश्यमान रेंज स्पेक्ट्रम की तुलना में तरंगदैर्घ्य के साथ प्रकाश का अध्ययन करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नासा जो फाउंडेड हुआ था दोस्तों जुलाई 29, 1958 में, 62 साल पहले। प्रीसीडिंग एजेंसी पहले इसका नाम नाका था, जो 1915 से 1958 तक चला। ये गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है, जुरिडिक्शन यूएस फेडरल गवर्नमेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है परख। ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्तों, परख है। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख यानी कि समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषक नामक एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। नया निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया है, जिसे केंद्रीय मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई नीति शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति यानी कि एनपीई 1986 को प्रतिस्थापित करती है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीय और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए दोस्तों अनुकूल है। ठीक है, तो आज ये हमारा रहा दोस्तों वीकली करंट अफेयर। सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, इम्पॉर्टेंट थे दोस्तों, उनका कलेक्शन किया गया और आप लोगों तक डिलीवर किया गया दोस्तों। तो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। वीकली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।